Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu newspaper analysis for 24th of June 2020. तो 24 जून 2020 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे. बिफोर वी स्टार्ट हमारा एक नया सी सैट का चैनल स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आपको मैथ्स और रीजनिंग और ये सारे पार्ट्स भी हम पढ़ाएंगे. वो सेपरेट रहेगा, दैट विल बी सेपरेट एंड दैट विल नॉट बी मर्ज्ड विद दिस. एंड उसमें हमारे एजुकेटर्स काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इन ऑर्डर टू मेक द वीडियो. सो 10-11 वीडियोस बन चुके हैं, तो नाउ आई एम प्रमोटिंग दैट टू यू ऑल्सो. अगर आपको देखना चाहें तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट में नीचे है, वहाँ पे आप विजिट करके मैथ्स सी सैट और ये इस वाले पार्ट के लिए जा सकते हैं, रीजनिंग वाले पार्ट के लिए. तो अगर आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं तो you can visit that also, and those who want to join the TEMS portal they can join us by the links in the description and comment section below, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक भी नीचे है. Now let's start with the questions. फर्स्ट पहला क्वेश्चन देखते हैं. ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट टेस. तो एक टेस्ट नाम की सैटेलाइट है, न्यूज़ में आती रहती है. आपको बताना है कि टेस्ट सैटेलाइट किस का मतलब किस स्पेस एजेंसी से रिलेटेड है. ऑप्शंस आर ए नासा, बी ESA, थर्ड इज JAXA जो कि जापानीज़ है, फोर्थ है रॉस्कोमॉस. ओके, तो रशिया का है वो. ESA आपकी यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, नासा आपका सबको पता है. तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ए, नासा इसका करेक्ट आंसर होगा. तो जो टेस्ट है ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, इट्स अ स्पेस टेलीस्कोप ऑफ नासाज एक्सप्लोरर प्रोग्राम, और ये लॉन्च हुआ था 2018 में टू डिटेक्ट स्मॉल प्लैनेट्स विद ब्राइट होस्ट स्टार्स इन द सोलर नेबरहुड. तो याद रखिएगा ये 2018 में लॉन्च किया गया था टू डिटेक्ट स्मॉल प्लैनेट्स with bright host stars. The spacecraft will be looking for a phenomenon known as transit. ये spacecraft जो है फिनोमिना ट्रांजिट नाम का होता है, जिसको कि ढूंढता है where the exoplanet passes in front of its star causing a periodic and regular dip in the star's brightness. तो यहाँ का एक प्लैनेट पास होता है स्टार के सामने से, और उसमें पीरियोडिक और रेगुलर डिप आ जाता है स्टार की जो ब्राइटनेस रहती है उसमें, तो इसे ट्रांजिट कहते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म क्लेप्टोक्रेसी. तो क्लेप्टोक्रेसी टर्म एग्जैक्टली कौन सा क्या डिफाइन करता है. द ऑप्शंस आर ए अ सोसाइटी विदाउट अ पब्लिकली इन्फोर्स गवर्नमेंट और पॉलिटिकल अथॉरिटी, बी अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वेयर पॉलिटिकल पावर इज इन द हैंड्स ऑफ अ स्मॉल क्लास ऑफ प्रिविलेज्ड इंडिविजुअल्स, C rule by proletariat, the worker or the working class, D a society whose leaders make themselves rich and powerful by stealing from the rest of the people. जो करेक्ट आंसर है क्लेप्टोक्रेसी का वो है D, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे लीडर्स जो हैं दे मेक देमसेल्फ रिच एंड पावरफुल बाय स्टीलिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल. ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज नॉट मेंशन्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट इज नेपाली, सेकंड इज बोडो, थर्ड इज संथाली, फोर्थ इज इंग्लिश. इनमें से कौन सी लैंग्वेज है जो कि 8th शेड्यूल में मेंशन नहीं है. करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा इंग्लिश. केवल इंग्लिश ऐसी है जो नहीं मेंशन है, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दैट. ओके, ये भी आपको याद रखना है. ओके, तो 22 भाषाएं हैं, आप सबको पता होना चाहिए. असामीज़, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया एंड पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली एंड डोगरी. ये लैंग्वेजेस मेंशन्ड हैं आपके 8th शेड्यूल में, याद रखिएगा. सिंधी वॉज एडेड इन 1967, है ना, तो याद रखिएगा. 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली ऐड हुई, और 2004 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ऐड हुई. तो ये अलग अलग अमेंडमेंट्स हैं जिसके थ्रू ये लैंग्वेजेस ऐड की गई थी. तो दीज वर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 3 क्वेश्चंस. अब आगे मूव करते हैं, न्यूज़ एनालिसिस पार्ट की तरफ देखते हैं. आयुष लेंस ऑन रामदेव्स कोविड-19 क्योर. तो रामदेव जी ने, जो बाबा रामदेव, उन्होंने एक आयुर्वेदिक मेडिसिन निकाली, इसका नाम है कोरोनिल एंड स्वसारी. तो कोरोनिल और स्वसारी नाम की मेडिसिन निकाली हैं, एंड उन्होंने क्लेम किया कि क्लिनिकल ट्रायल्स ऑन कोविड-19 अफेक्टेड पेशेंट्स हैड शोन फेवरेबल रिजल्ट. तो पता नहीं कितने लोगों पर टेस्ट किया, पता नहीं कब टेस्ट किया, और उन्होंने ये भी कह दिया कि ये फेवरेबल रिजल्ट भी दिखा रहा है, और उन्होंने इसको रिलीज़ भी कर दिया मार्केट में, है ना, बिना किसी फाइनल परमिशन के. तो आयुष मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि कोविड-19 क्योर के लिए इसके ऊपर लेंस टाइट कर दिया गया है, एंड इनका फिर से इनको बोला गया है कि जल्दी से जल्दी आप मेथोडोलॉजी बताइए, किस मेथोडोलॉजी से आपने क्लिनिकल ट्रायल किया, कैसे किया. तो होता ये बेसिकली कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं उसको अप्रूव करने के लिए एक बॉडी होती है, इसका बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री. क्लिनिकल ट्रायल्स
रजिस्ट्री इंडिया होती है, तो इसके साथ डेटा शेयर करना पड़ता है, ये परमिशन देता है आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री जो है बेसिकली ट्रायल्स रजिस्ट्री ये होस्टेड है बाय द ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के उसमें, ठीक है ना, उसमें होस्टेड है। इट्स अ फ्री एंड ऑनलाइन पब्लिक रिकॉर्ड सिस्टम फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स बीइंग कंडक्टेड इन इंडिया एंड इट वाज लॉन्च्ड ऑन 20 जुलाई 2007। तो 2007 में इसको लॉन्च किया गया था 20 जुलाई को। और क्लिनिकल ट्रायल्स का जो रजिस्ट्रेशन है जो पब्लिक रिकॉर्ड के लिए ऑनलाइन इसमें जमा किया जाता है, इसमें सबमिट किया जाता है, ठीक है ना। It was initiated as a voluntary measure, okay, and since 15th June 2009 से ये basically voluntary measure पे start हुआ था पहले, and a trial registration of the in the CTRI has been made mandatory by the Drugs Control General of India, okay। तो since 15 जुलाई 2009 जो है ट्रायल रजिस्ट्रेशन जो होगा CTRI के साथ उसमें डालना मैंडेटरी हो जाएगा, आपको बताना ज़रूरी है। सो दीज आर द थिंग विच आर इम्पॉर्टेंट। एंड ICMR का इंस्टीट्यूट जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वहाँ पर होस्टेड है क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री। एंड ये बना कब था, लॉन्च कब हुआ था, 20 जुलाई 2007 को लॉन्च हुआ था क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री। तो इसका नाम भी याद रखिएगा, एक नई बॉडी है जिसके बारे में जानना था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगली है ट्रम्प सस्पेंड्स H1B वीज़ा टिल ईयर एंड। तो अब हुआ क्या है कि जो टेक वर्कर्स इंडिया से जाते हैं USA में, तो वो कौन से वीज़ास पे जाते हैं, वो H1B वीज़ा पे ही जाते हैं, ठीक है ना। तो डोनाल्ड ट्रम्प साइनिंग एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पॉजिंग द न्यू H1B वीज़ास इफेक्टिव जून 24 थ्रू द एंड ऑफ द ईयर। तो ये पूरे साल तक अब कोई भी H1B वीज़ा रिलीज़ नहीं होगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रम्प के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ने बोला। अब H4 वीज़ास कौन से वीज़ा होते हैं, H1B डिपेंडेंट्स के जो होते हैं, H1B के डिपेंडेंट्स के ऊपर के लिए जो वीज़ा मिलता है वो H4 वीज़ा कहलाता है। L वीज़ा जो होते हैं वो इंट्रा कंपनी ट्रांसफर्स के वीज़ा कहलाते हैं, इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र के वीज़ा L वीज़ा कहलाते हैं। H2B वीज़ा जो होता है वो नॉन एग्रीकल्चरल वर्कर्स के लिए वीज़ा होता है, H2B। H1B तो चलो ठीक है, H1B आपका ये जो सॉफ्टवेयर और इधर स्किल्ड वर्क के लिए जो काम करने जाता है टेक्निकल, उसमें तो H1B मिलता है। H2B जो है वो नॉन एग्रीकल्चरल वर्कर्स को मिलता है, एंड J वीज़ा जो होता है वो मिलता है विल बी ऑन पॉज थ्रू द ईयर एंड। तो J वीज़ास भी, ये सारे वीज़ास भी पॉज पे रहेंगे थ्रू द ईयर एंड, ठीक है ना, ये भी याद रखने वाली बात है। तो इस मूव का काफ़ी अपोज किया गया है, स्पेशली इंडिया के द्वारा तो बहुत ज़्यादा अपोज किया ही है कि इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान ये मूव पहुंचाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स थे जो कि फ्रंट पेज थे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग देम। आगे मूव करते हैं। 100 ईयर्स लेटर मालाबार रेबेलियन फाइट फॉर स्क्रीन स्पेस। तो अब बेसिकली हो क्या रहा है कि 1921 में मालाबार रेबेलियन हुआ था, जिसको कि अभी 100 साल पूरे होने वाले हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि मॉलीवुड में जो आपका साउथ इंडियन सिनेमा है वो रियल ट्रुथ लाने के लिए अलग अलग मूवीज़ बना रहा है। तो अपन तो बात करेंगे 1921 के मालाबार रेबेलियन की। तो मालाबार रेबेलियन जो था वो 1921 में स्टार्ट हुआ था एज अ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। तो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के रेजिस्टेंस में स्टार्ट किया गया था। एंड फ्यूडल सिस्टम जो चल रहा था, वहाँ का फ्यूडल लैंडलॉर्ड जो थे वो ब्रिटिशर से मिले हुए थे, और वहाँ की जो मप्पीला पिजेंट्री थी, वहाँ की जो पिजेंट्री थी उसको मप्पीला पिजेंट्री बोलते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो इनके बीच में ये स्टार्ट हुआ था एंड थ्रू आउट ये चलता रहा। एंड दिस मूवमेंट वॉज सपोर्टेड बाय महात्मा गांधी एज वेल। तो महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट का सपोर्ट भी किया था। ये भी स्टेटमेंट आ सकता है, यूपीएससी पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है ना। एंड यहाँ पे बेसिकली जो फ्रीडम फाइटर था, वहाँ पे फ्रीडम फाइटर का नाम था वरियाम कुन्नत, याद रखिएगा, वरियान कुन्नत कुन्हा हमीद हाजी, याद रखिएगा, वरियाम कुन्नत कुन्हा हमीद हाजी इनका नाम था। एंड इनके ऊपर ही ये मूवी शायद बनेगी। देखिए 2-3 मूवीज़ हैं, इस पर से कौन सी क्या होता है क्या नहीं होता, एंड ये ज़रूर याद रखना है ना, इसका नाम याद रखना। और जो मप्पीला रेबेलियन था 1921 का, मालाबार रीजन में बेसिकली हुआ था। मालाबार जो उस समय था वो आई थिंक मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर आता था मालाबार, लेकिन मालाबार में आपके जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो पूरे सारे पूरे केरला के हैं, जैसे कन्नूर हो गया, कोझिकोड हो गया, कन्नूर कोझिकोड और मलप्पुरम, ये सारे आते हैं इसके अंदर का, ठीक है ना। तो केरला वाले थ्रिसूर वाला पार्ट होगा, तो ये केरला के जो रीजन है वो आते हैं इसके अंदर का, तो याद रखेगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। सो अगली न्यूज़ है आपका रशिया और इंडिया के डिफेंस डील के बारे में। तो जल्दी जल्दी इंडिया और रशिया डिफेंस डील करने का प्रयास करेंगे, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है S-400, क्योंकि इंडिया जो है वो S-400 की डिलीवरी चाह रहा है। और S-400 है क्या, लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, याद रखिएगा, लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, LRDS
एयर डिफेंस सिस्टम, ADS, LRADS, ठीक है ना। एंड बेसिकली वो मिलिट्री हार्डवेयर को सपोर्ट करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम और इनकी ज़रूरत है उनको, एंड इस कारण से वो जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि ये एग्रीमेंट हो जाए। देन इसके अलावा मॉस्को में बेसिकली क्या होगा कि अभी पार्टिसिपेशन होगा जो हमारे डिफेंस के स्टाफ मेंबर्स हैं इन सबका। क्यों होगा पार्टिसिपेशन? क्योंकि वहाँ पे विक्ट्री डे परेड होगी। विक्ट्री डे परेड क्यों होती है रशिया में? क्योंकि 75 साल पूरे होने वाले हैं इस बार वर्ल्ड वॉर 2 की विक्ट्री को पूरे होने के लिए 75 साल होने वाले हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वहाँ पे 75 पर्सनल्स विल मार्च इन द परेड एट द रेड स्क्वायर, जो कि आपका रशिया में होगा। ओके, सो दैट विल बी हैपनिंग देयर, एंड 75 साल पूरे होंगे वर्ल्ड वॉर 2 में जो रशिया की विक्ट्री हुई थी उसके ऊपर ये किया जाएगा। आगे मूव करते हैं। चाइना वॉन्स रिस्क ऑफ नेवल कॉन्फ्लिक्ट विद यूएसए। चाइना ने कहा है कि यूएसए के साथ नेवल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट्स का कहना है कि यूएसए ने लगभग 3,75,000 सोल्जर्स एंड 60% जो उसकी वॉरशिप्स हैं वो इंडो पैसिफिक रीजन में यहाँ पर के डिप्लॉय कर दी है, इंडो पैसिफिक रीजन में। तो चाइना का ये कहना है कि आपका जो इंटरफेरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, आपका यूएस का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, जो कि हमारे जो लॉज ऑफ द सी है उनको वायलेट करता है और एक तरीके से हमको उकसा रहा है, हमको प्रोवोक कर रहा है फॉर ऑल दीज थिंग्स, एंड इस कारण से उन्होंने कहा है कि दिस कैन टेक द प्लेस ऑफ अ नेवल कॉन्फ्लिक्ट। सेबी मेक्स रेजिंग फंड ईजियर फॉर स्ट्रेस्ड कंपनीज। तो सेबी ने क्या किया, बेसिकली कुछ रिलैक्सेशन दिया है जो प्रेफरेंशियल शेयर्स इशू करेंगे ऐसी स्ट्रेस्ड कंपनीज को। अब ये जो टर्म्स मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। ऐसी स्ट्रेस्ड कंपनीज जो प्रेफरेंशियल शेयर इशू करेंगी उनको कुछ रिलैक्सेशन दिया जाएगा सेबी द्वारा। सबसे पहली चीज़ कि स्ट्रेस्ड कंपनी क्या है, तो एक कंपनी स्ट्रेस्ड कंपनी कहलाने के लिए तब एलिजिबल रहेगी, याद रखिएगा, अ कंपनी विल बी कॉल्ड एन स्ट्रेस्ड कंपनी if it has defaulted on its payment obligations for more than 90 days or if the credit rating of the agency has been downgraded, credit rating agencies have downgraded its securities to D। अगर उसकी सिक्योरिटीज़ की जो रेटिंग है वो D हो गई हो या 90 दिनों से ज़्यादा उसने पेमेंट ना की हो तो वो स्ट्रेस्ड कंपनी आपकी कहलाएगी। अब यहाँ पे दो चीज़ें थी, एक था प्रेफरेंशियल शेयर। तो प्रेफरेंशियल शेयर का मतलब होता है ऐसी सिक्योरिटीज़ या ऐसी मतलब ऐसे शेयर्स जो कि एक सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन्स को दिया जाए, मतलब प्रेफरेंस दी जाए कि ये जो शेयर्स है मैं इन लोगों को दे करके कुछ थोड़ा मनी रेज कर लूँ। तो प्रेफरेंशियल शेयर्स बेसिकली शेयर इशू वो होता है कि जब हम इशू करते हैं शेयर्स को by a listed company to a select group of persons under section 81 of the Companies Act 1956। तो ये सेक्शन 81 है कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत। तो ये जो ये जो इशू होता है वो इट्स नाइदर अ राइट इशू नॉर अ पब्लिक इशू, ना ही पब्लिक के लिए होता है ना ही राइट्स बेस्ड इशू होता है, ठीक है ना। तो ये प्रेफरेंशियल इशू कहलाता है जब कुछ पर्टिकुलर लोगों को ही आप शेयर इशू करते हो, मतलब शेयर्स को कन्वर्ट कर देते हो उनके लिए एंड आप रेज करते हो मनी को, ठीक है ना। तो लिस्टेड कंपनी ऐसा करती है। राइट्स इशू अगर होता तो क्या होता है, राइट्स इशू या राइट ऑफर बोलते हैं जब डिविडेंड ऑफर सब्सक्रिप्शन राइट्स, मतलब जब डिविडेंड को आप इक्विटी या शेयर के फॉर्म में किसी व्यक्ति को इशू कर दो तो वो आपका राइट बेस्ड है क्योंकि वहाँ पे आपका अधिकार है जितना आपने होल्डिंग किया है, ठीक है ना। सेबी की बात करें तो सेबी की स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि 1992 में स्टैट्यूटरी बनाई गई थी बाय द सेबी एक्ट, यानी कि सेबी एक्ट के थ्रू उसको 1992 में स्टैट्यूटरी बनाया गया था। इसका बेसिक फंक्शन है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज एंड टू प्रमोट एंड रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट। तो प्रमोट रेगुलेट करना सिक्योरिटीज मार्केट को और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है ना। बिफोर सेबी केम इनटू एग्जिस्टेंस कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशूज वाज द रेगुलेटरी अथॉरिटी। कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशूज जो थी वो रेगुलेटरी अथॉरिटी थी जो कि कैपिटल इशूज कंट्रोल एक्ट 1947 से बनी थी। सेबी को 1988 में ही बना दिया गया था। इसको स्टैट्यूटरी पावर्स 1992 में दिए गए, 1988 में इसको बना दिया गया था लेकिन स्टैट्यूटरी पावर इसको 1992 में दिए गए। इनिशियली इसके पास स्टैट्यूटरी पावर नहीं थी, ठीक है ना। स्ट्रेस्ड कंपनी याद रखना 90 दिनों तक पेमेंट ना किया गया हो या रेटिंग जो है डिग्रेड करके डी कर दी गई हो तो ऐसी कंपनीज को कहा जाता है, ठीक है ना। इंश्योरेंस कैन ऑफर शॉर्ट टर्म कोविड-19 हेल्थ कवर। तो अब IRDAI का कहना है कि जो इंश्योरेंस है वो शॉर्ट टर्म के लिए कोविड-19 हेल्थ कवर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। 11 मंथ का मैक्सिमम पीरियड होना चाहिए ऐसा IRDAI का कहना है। तो IRDAI है क्या, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एपेक्स बॉडी है, हेड बॉडी है, रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग एंड डेवलपिंग द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। तो इंडिया में इंश्योरेंस इंडस्ट्री को बेसिकली रेगुलेट करने के लिए, डेवलप करने के लिए इसको बनाया गया है। इट इज़ एन
ऑटोनॉमस बॉडी और बना कब था ये बनी थी बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नोन एज द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1999। 1999 का IRDAI एक्ट है, उसके थ्रू ये बनाया गया था, ठीक है ना। एंड IRDAI का जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में है इस समय। पहले इसका जो हेडक्वार्टर था वो न्यू दिल्ली में था, अब उसका हैदराबाद में है बेसिकली। एंड इसके फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। इट्स पर्पस इज टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स इन इंडिया। It gives the registration certificate to the insurance companies in the country. It also engages in the renewal, modification, cancellation etc. of the registration, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। That is it for the day friends. I hope you liked our video. Please do like, share and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.